प्रश्न 51। रूसो इस देश का रहने वाला था। उत्तर है सी, फ्रांस। फ्रांस का रहने वाला रूसो था। प्रश्न नंबर 52। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? उत्तर है सी, रूसो। रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव लगभग पशुतुल्य, निष्पाप और स्वाभाविक रूप से निर्दोष था। वह नैतिकता के विचारों से रहित और सहज भावना से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था। उसी के शब्दों में वह एक आदर्श बर्बर था। प्रश्न नंबर 53। रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि उत्तर है सी, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा की किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है। रूसो की सामान्य इच्छा का लक्ष्य है समुदाय का कल्याण। यह एक व्यक्ति की इच्छा हो सकती है, अनेक व्यक्तियों की इच्छा का योग। प्रश्न है 54। रूसो की सामान्य इच्छा संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, यह राज्य के कानून का स्रोत है। बी, यह सदैव जनहित में होती है। सी, यह सबकी इच्छा है। डी, यह सदैव सही होता है। उत्तर है सी, यह सबकी इच्छा है। रूसो की सामान्य इच्छा संकल्प के संबंध में कथन सही नहीं है। कौन सही नहीं है? यह सबकी इच्छा सही नहीं है। और सही क्या है? तो सही है, यह राज्य के कानून का स्रोत है। यह सदैव जनहित में होता है। यह सदैव सही होता है। उपयुक्त प्रश्न में सभी विकल्प सी सही नहीं है। सामान्य इच्छा संप्रभुता संपन्न होने की वजह से कानून का मुख्य स्रोत भी साथ जनकल्याणकारी एवं सदैव सही होता है। प्रश्न नंबर 55 है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ए, लॉक। बी, हॉब्स। सी, अरस्तु। डी, रूसो। तो सामान्य इच्छा का प्रतिपादन रूसो ने दिया है। जहाँ इच्छा शब्द आवे वहाँ रूसो हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो ने प्रतिपादित किया है। रूसो ने सामान्य इच्छा को यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा में व्यक्त किया है। वस्तुतः यह दोनों एक ही है। विशेष अर्थों में यथार्थ इच्छा मानव इच्छा का वह भाग है जिसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। आदर्श इच्छा में मानव स्वयं के हित की अपेक्षा मानव हित को प्रधानता देता है। सामान्य इच्छा ही वस्तुतः राष्ट्रीय चरित्र में एकता रखती है, जो विवेक तथा लोक कल्याण पर आधारित होती है। प्रश्न है 56। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य को रूसो का आशय है। इस वाक्य में रूसो का आशय है कि इस श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में बंधा हुआ है। इस वाक्य से रूसो का तात्पर्य है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। अतः यदि हमें सभ्य समाज में स्वतंत्रता की वापस लाना है तो हमें प्राकृतिक दशा की ओर लौटे चलना चाहिए, अर्थात इन श्रृंखलाओं को तोड़ दिया जाए। किसने कहा है मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? उत्तर है सी, रूसो। रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। किसने कहा है कि आदमी जन्म से वक्त आज़ाद और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है? तो यह सब कथन है रूसो का। व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, यह भी कथन रूसो का है। प्रश्न नंबर 60। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु पग पग पर जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन रूसो का है। प्रश्न नंबर 61। किसी राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया
स्वयं उसे तथा डर को। थॉमस हब्स ने कहा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर को। थॉमस हब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, स्वयं उसे तथा डर। प्रश्न 62 है, किसने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया? उत्तर है सी, कांट। कांट ने सामान्य इच्छा के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत में विकसित किया। कांट रूसो की सामान्य इच्छा के सिद्धांत में आस्था रखता है। वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को स्वतंत्र मानता है जो नैतिक रूप से स्वतंत्र हो। नैतिक स्वतंत्रता इस बात में निहित है कि शुभ इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। प्रश्न नंबर 63, किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन, घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? उत्तर है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने राज्य की उत्पत्ति के समझौता संविदा सिद्धांत के आलोचक थे। उन्होंने इस सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है। प्रश्न नंबर 64, निम्न में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं? उत्तर है ए, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध, राजनीतिक चेतना। राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा ही की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का विकास एक लंबे समय से चला आ रहा है और आदिकालीन समाज से क्रमिक विकास करते करते इसने वर्तमान राष्ट्रीय राज्यों के स्वरूप को प्राप्त किया है। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं: रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, धर्म, युद्ध, आर्थिक गतिविधियां तथा राजनीतिक चेतना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक समझौते के समर्थक मैकाइवर हैं। राज्य के द्वैवीय सिद्धांत के प्रमुख समर्थक जेलेनिक, गिलक्राइस्ट, प्लूटार्क, रॉबर्ट्स, फिल्मर, लुई 14वां, जेम्स प्रथम तथा सेंट एम्ब्रोज हैं। राज्य के उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक हाब्स, लॉक, रूसो हैं। गिलक्राइस्ट के अनुसार राज्य के निर्माण के सभी तत्वों की तरह, जिसमें रक्त संबंध व धर्म भी शामिल है, राजनीतिक चेतना ही सबसे प्रमुख तत्व है। राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? उत्तर है उपयुक्त में सभी, यानी रक्त संबंध, मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियां। प्रश्न है 66, राज्य के विकास में मुख्य भूमिका में रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां के द्वारा निभाई गई। प्रश्न है 67, राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? जेम्स प्रथम। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थक 17वीं सदी के स्टुअर्ट राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्ची में किया है। जेम्स प्रथम के अनुसार राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित सीमाएं हैं। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। इसलिए विविध धर्म ग्रंथों में भी इसी सिद्धांत का समर्थन किया गया है। यहूदी धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट, महाभारत, मनुस्मृति सभी में इसका उल्लेख है। सेंट अगस्टाइन और पोप ग्रेगरी द्वारा भी इस सिद्धांत का समर्थन किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: जैलनी दैवी अधिकार सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा या राज्य ईश्वर द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचा गया है, इसलिए राज्य मानवीय संस्था न होकर दैवी संस्था है।
मध्य युग के आरंभ में यह धारणा थी कि सम्राट तथा चर्च के अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके समर्थक सेंट अगस्टाइन तथा संत एम्ब्रोज थे, किंतु बाद में 9वीं और से 14वीं शताब्दी तक राज्य का व चर्च के मध्य सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हुआ। रॉबर्ट फिल्मर, राजतंत्र स्वाभाविक है, परिवार के मुखिया के समान राज्य का मुखिया राजा है। लुई 14वां, मैं हूँ राज्य हूँ। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन है? तो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे प्राचीन है। प्रश्न नंबर 69, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक हैं? मनु राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। मनुस्मृति में 7वें अध्याय में राज्य धर्म का प्रतिपादन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का विवेचन किया गया है। मनु के अनुसार जब पृथ्वी पर सर्वत्र अराजकता का बोलबाला था, सभी लोग दुखी अवस्था में थे, कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्यों के पालन करने की स्थिति में नहीं था। ऐसी स्थिति में ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, राजा की व्यवस्था की। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, तो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है मनु का। प्रश्न 71 है, कौटिल्य के राज्य के दैवीय सिद्धांत कितने देवता हैं? सामान्य कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का समर्थक माना जाता है। जिस प्रकार मनु ने राजा को 8 देवताओं के अंशों से निर्मित माना है, उसी प्रकार कौटिल्य में राज्य या राज्य के निर्मम दैवी भूमिका को नहीं माना है। प्रश्न नंबर 72 है, मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? उत्तर है 8। मनु के अनुसार राजा की रचना 8 देवताओं के उत्कृष्ट अंशों से होकर की गई है। राजा में सूर्य, यम, कुबेर, इंद्र, वरुण, पवन, चंद्र और अग्नि की शक्तियां और तत्वों का समावेश होता है। राजधर्म सिद्धांत मनु द्वारा दिया गया था, जिसमें राजा को राज्य के प्रति दैवीय स्वरूप प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 73 है, राजधर्म का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उत्तर है मनु। प्रश्न है 74, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत नहीं मानता है। तो दैवीय सिद्धांत क्या नहीं मानता है? राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानवीय चेतना की परिणाम है और वे ऐसी कृत्रिम हैं जो मानव के नैतिक उद्देश्यों को समझने के लिए फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। राज्य की सृष्टि का दैवीय सिद्धांत राज्य को मानवीकृत नहीं ईश्वरीय सृष्टि मानता है। जेम्स प्रथम का प्रसिद्ध वाक्य था, राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह सिद्धांत यह मानता है कि राजा पृथ्वी की प्रतिनिधि है, इसलिए उसी के प्रति उत्तरदायी है। राजा के प्रति विद्रोह की भावना ही ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत राज्य को मानव चेतना का परिणाम और नैतिक उद्देश्य के लिए हुई उसकी उत्पत्ति में विश्वास नहीं करता। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गिलक्राइस्ट, राज्य, सरकार और वास्तव में सभी संस्थाएं मानव चेतना का परिणाम है और वे ऐसी क्रांतियां भी हैं जो मनुष्य द्वारा नैतिक उद्देश्य को समझने के कारण उत्पन्न हुआ है। प्रश्न नंबर 75 है, कथन और कारक। कथन ए, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सीधे लोकतांत्रिक विचार के विरोध का स्थिति रखता है। कथन आर, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या में सामान्य सहमत की भूमिका में को निरंतर करता है। तो उत्तर है ए आर दोनों सही हैं। ए आर की व्याख्या कर रहा है, आर ए की व्याख्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 76, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत। तो ए वाला सही, धर्म को राजनीति से मिलता है। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत धर्म को राजनीति से मिलाता है। इस सिद्धांत की धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त मिलता है। ईश्वर, मनुष्य, ईसाई, मुसलमान, हिंदू, यहूदी, विश्व के सभी धर्म के लोग इस
मत के मानते हैं। राजनीतिक सत्ता का मूल दैविक वरदान है। इस प्रकार की धार्मिक मान्यता ने राजा के पद को पवित्र बना दिया, जो इस प्रकार से ईश्वर का प्रतिनिधि बन गया। यह सर्वशक्ति संपन्न हो गया और अपने जाने या अनजाने में किसी सभी कृत्यों के लिए केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी माना गया। ऐसा माना जाने लगा कि राजा के प्रति विद्रोह ईश्वर के प्रति विद्रोह है और जो ऐसा करेगा उसे मृत्यु मिलेगी। जेम्स प्रथम ने इसे और स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा है कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। प्रश्न 77 है, राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विकासवादी सिद्धांत से। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार राज्य क्रमिक रूप से विकास का परिणाम है। इसके विकास में अनेक कारकों यथा रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना आदि ने योगदान दिया, परंतु राज्य के विकास में राजनीतिक चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। गिलक्राइस्ट ने कहा है कि राज्य के निर्माण के सभी तत्वों के तह में, जिनमें रक्त संबंध व धर्म सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है जो सबसे मुख्य तत्व है। इसी प्रकार बर्टनस्ली ने कहा है कि मनुष्य में सामाजिक जीवन की इच्छा ही राज्य का निर्माण के कारक है। प्रश्न नंबर 78, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह किसने कहा है? उत्तर है विनिंग एंड विनिंग। नागरिक शास्त्र के शिक्षण के संबंध में यह विचार विनिंग एंड विनिंग के है। उनकी मान्यता है कि अच्छे नागरिक तथा उच्च श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना नागरिक शास्त्र की शिक्षा का उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 79, सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करता है। कौन करता है? राज्य की उत्पत्ति का। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संबंध में प्रचलित सिद्धांतों में महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत की स्पष्ट व व्यापक अभिव्यक्ति 17वीं सदी में इंग्लैंड के हार्ट लॉक तथा 18वीं सदी में फ्रांस के रूसो के विचारकों में हुई। 17वीं-18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में तो इस सिद्धांत को पूर्ण मान्यता था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारंपरिक समझौते के आधार पर किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में लिकाक राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चलित एक ऐसी आदान प्रदान का परिणाम था जिसमें व्यक्तियों ने उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किया। रिचर्ड ह्यूमर मनुष्य की आदिम अवस्था शांतिपूर्ण व संघर्षमय थी, इसलिए समझौते द्वारा राज्य संस्था की स्थापित किया। ह्यूमर ग्रेशियर राज्य एक समझौते का फल है। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के में सर्वाधिक लोकप्रिय है? उत्तर है सी, यानी सामाजिक समझौते का सिद्धांत। प्रश्न है 81, सामाजिक समझौता सिद्धांत है तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं? हॉब्स, लॉक, रूसो। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इसमें से संबंध रखता है राज्य से, राज्य का मूल से। हॉब्स, लॉक, रूसो एक मत हैं। किस सिद्धांत पे एक मत हैं? तो राज्य समझौता सिद्धांत पर एक मत है। प्रश्न नंबर 84, हॉब्स, लॉक, रूसो एवं लूसो एक मत हैं। राज्य के सामाजिक समझौते के परिणाम। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों को व्याख्यायित करता है। इसका उद्देश्य समझौते के स्वरूप
सीमा और लक्ष्य को स्पष्ट करना। इसमें यह देखा जाता है कि राज्य का व्यक्ति के प्रति या व्यक्ति का राज्य के प्रति दायित्व क्या है। प्रश्न नंबर 86, राज्य की उत्पत्ति का प्रत्यसत्तात्मक सिद्धांत जुड़ा है। जेम्स के नाम, बी हेनरी मेन के नाम, सी लास्की के नाम, डी मोर्गन के नाम। उत्तर है बी हेनरी मेन के नाम। राज्य की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मेन के से जुड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य पृथ्वी का बृहद रूप है, ऐसा परिवार का जिसमें पिता की प्रधानता थी। हेनरी मेन के अनुसार प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो समाज का आरंभ ऐसे पृथक परिवारों में मानता है जो सबसे अधिक आयु वाले पुरुष वंशज के नियंत्रण व छत्र छाया के साथ रहते हैं। इस सिद्धांत के कुछ आधारभूत तथ्य निम्नलिखित हैं। पितृसत्तात्मक परिवार का आधार अस्थायी विवाह और गोत्र संबंध था। राज्य ऐसे व्यक्तियों का समूह था जो प्रारंभिक परिवार के एक ही पूर्वज के वंशज थे। परिवार प्रधान के व्यापक और असीमित अधिकार राजनीतिक सत्ता के मूल स्रोत थे। यह प्रधान मृत्यु के समय अपने से सभी अधिकार अपने उत्तराधिकारियों को देता है। प्रश्न नंबर 87, पितृसत्तात्मक सिद्धांत का कौन प्रबल समर्थक था? उत्तर है हेनरी मैन। हेनरी मैन ने पितृसत्तात्मक का प्रबल समर्थक हैं। प्रश्न 88 मिलान करना है। तो हब्स लेवियाथन रचना है और का रूसो हब्स का लेवियाथन है। रॉबर्ट फिल्मर जो है पितृसत्तात्मक है। रूसो जो इमायल है और जॉन लॉक सिविल सरकार पर ट्रीटीज। प्रश्न नंबर 88 खत्म और 89, राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य किस वक्तव्य का है? तो यह वाक्य यूनानी नगरों का है। राज्य ही नगर था और चर्च भी। यह वाक्य यूनानी नगरों के विषय में रोमन शासकों द्वारा कहा गया है।